नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पारा को, द कंट्रीज विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी आर मोस्टली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड. मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर पोवर्टी stricken. They experience regular droughts and other water problems but cannot afford to import water because of poor economic backup. In some countries of Asia and Africa, people have to go miles to get water. यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि वैसे कंट्रीज़ जहाँ पे पानी की कमी हो रही है, जो लोग पानी की कमी की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो जनरली कैसे कंट्रीज़ होते हैं? तो जनरली वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्हें वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. एंड इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वो गरीबी से भी गरीब कंट्रीज़ हैं. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा यहाँ पे सूखा पड़ जाता है एंड और भी वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है. एंड ये सब कंट्रीज़ गरीब देश हैं, तो गरीब देश हैं तो ये वाटर दूसरे देश से मंगा नहीं सकते, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे एशिया एंड अफ्रीका, ये दो कॉन्टिनेंट जो है, इनके कुछ कंट्रीज़ में लोगों को कई माइल्स जाकर पानी लाने पड़ते हैं. Some of the problem faced due to unplanned utilization of water resources, as since most of the rivers pass through various states, thus no single state can handle the problem of water management alone. And the uneven rainfall also creates a lot of problems. Due to it, the rivers do not receive the certain amount of water all round the year. This variation is not only from river to river but also from season to season in the same river. देखो, ये जो वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, ये इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि वाटर रिसोर्सेज को प्लान करके यूज़ नहीं किया जा रहा है. अनप्लान्ड यूटिलाइजेशन हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का, जिसके कारण वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम हो रही है. क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो किसी एक स्टेट से नहीं बहती हैं, बहुत सारे स्टेट्स होकर गुजरती हैं. तो कोई एक स्टेट सोचे कि हम वाटर को मैनेजमेंट कर लें, तो वो अकेले नहीं कर सकता, सारे स्टेट्स को मिलकर वाटर को मैनेज करना होगा, तभी होगा, और तभी हम लोग वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम से हैंडल कर सकते हैं. एंड जो अनइवन रेनफॉल है, ये भी वाटर स्कैसिटी को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बारिश जो होती है वो भी एक जैसी नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है, जिसके कारण जो नदी है उसमें ये सालों भर एक जैसा पानी नहीं आता. कभी पानी ज़्यादा आता है, कभी पानी, बारिश होती नहीं है तो पानी नहीं आता. तो ये सब भी कुछ रीज़न है. तो ये वेरिएशन सिर्फ रिवर टू रिवर नहीं है बट सीज़न टू सीज़न भी देखने को मिलता है. कोई नदी है, जब रेनी सीज़न है तो उसमें पानी है, रेनी सीज़न नहीं है तो पानी नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हैं. द हीराकुड प्रोजेक्ट इन ओडिशा, द भाखरा नंगल इन पंजाब, द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, the Tungabhadra project in Andhra Pradesh and Karnataka, and the Rihan project in Uttar Pradesh are some of the important multi-purpose projects in India. These dams have also increased agricultural production in India. तो देखो, वाटर स्कैसिटी की जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड इससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं. तो इंडिया में कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे नेम दिए हुए हैं. जैसे ओडिशा में एक प्रोजेक्ट लाया गया था, हीराकुड प्रोजेक्ट. पंजाब के लिए यहाँ पे भाखरा नंगल है. उसी तरीके से बिहार एंड वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली प्रोजेक्ट लाया गया था. एंड उसी तरीके से आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में टंगाभाद्रा प्रोजेक्ट, एंड उत्तर प्रदेश में रिहन प्रोजेक्ट. ये कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं जिनका मकसद ये था कि वाटर को कंजर्व किया जाए. एंड और भी यूज़ थे इसके, क्योंकि मल्टीपर्पज़ है ना. तो वो जो डैम्स बनाए गए थे वहाँ पे पानी को स्टोर करके उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, या फिर आसपास के जो सिटीज़ एंड टाउन्स है वहाँ पे उस पानी को सप्लाई करना. तो इसके बहुत सारे पर्पज़ की वजह से यहाँ पे डैम्स बनाए गए हैं. यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो है. द सरदार सरोवर डैम इज़ अ पार्शियली कंप्लीटेड डैम ऑन द नर्मदा रिवर नियर नवागम, गुजरात in India. Its final configuration is the second largest concrete gravity dam by volume after Grand Coulee Dam in the USA and has the world's third largest spillway discharging capacity.
देखो जो सरदार सरोवर डैम है ये कहाँ है, ये नवागम नियर गुजरात में है, इंडिया में। ये डैम जो है जिसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ये पार्शियली कंप्लीटेड डैम है। ये रिवर नर्मदा पे बन रहा है, नर्मदा रिवर पे, और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। फर्स्ट नंबर पे यूएसए में है ग्रैंड कूली डैम, ये फर्स्ट लार्जेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। एंड जो सरदार सरोवर डैम है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्पिलवे डिस्चार्जिंग कैपेसिटी वाला डैम भी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने का यहाँ पे कुछ तरीका सीखेंगे कि वाटर को कैसे हम लोग सेव करेंगे, बचाएंगे। क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर इज द मेजर एजेंडा ऑफ 21st century वर्ल्ड। विद एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन द वाटर नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। Thus, it has become essential to conserve water and improve its quality. In India, water availability in 1955 was 5,722 cubic meters, which has reduced to 2,000 cubic meters in 1970. Deforestation, construction of houses, roads and industries also deplete underground water resources. Here are some important measures of conserving water. देखो आज हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और आज के टाइम का सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो यही है कि हम सभी को क्लीन पानी मिल जाए एंड प्रॉपर जितना हमें चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में हमें पानी मिले। आज क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर की नीड्स भी बढ़ रही है। ज़्यादा लोग होंगे तो हमें ज़्यादा लोगों के लिए एग्रीकल्चर करना होगा, ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना होगा, और ज़्यादा क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। तो आज एग्रीकल्चर में हमें ज़्यादा पानी चाहिए, इंडस्ट्री में भी ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये डिमांड्स बढ़ रहे हैं वाटर के। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमारे पास कि हम वाटर को कंजर्व करें एंड वाटर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें। देखो इंडिया में बात करते हैं कि वाटर कितना अवेलेबल था, तो इंडिया में 1955 में यहाँ पे जो पानी था वो 5,722 क्यूबिक मीटर्स था, लेकिन अभी 1970 में ये घटकर कितना हो गया, 2,000 क्यूबिक मीटर्स पानी हमारे पास बच रहे हैं। तो ये जो पानी में जो कमी आ रही है इसके लिए कौन कौन सी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट्स ट्रीज़ वगैरह को काट रहे हैं जिसके कारण वाटर कम हो रहा है। हम लोग घर बना रहे हैं तो ज़्यादा घर बनेंगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। रोड्स बन रहे हैं तो ज़्यादा रोड बनेंगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो रही है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बन रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं तो पानी भी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ आपको तरीके बताए जा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पहला तरीका है अफॉरेस्टेशन ऑन हिल स्लोप्स। जो पहाड़ का ढलाव है वहाँ पे हम लोग अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ट्रीज़ वगैरह लगा सकते हैं। हिल्स विच रिसीव अबंडेंट रेनफॉल एक्ट एज वाटर कैचमेंट एरियाज़। देखो वैसे पहाड़ जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वो एक तरीके से काम करते हैं वाटर कैचमेंट एरियाज़ की तरह, मतलब वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ पे। टू कंजर्व वाटर इन सच एरियाज ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन अबंडेंस एंड वहाँ पास हम पानी को ज़्यादा जमा करें तो इसके लिए हमें वहाँ पे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे, क्योंकि अगर पेड़ वगैरह नहीं होगा तो पानी तो बारिश का पानी होगा और वो बह कर चला जाएगा, लेकिन पेड़ वगैरह होंगे तो क्या होगा कि पेड़ वगैरह से वो पानी वहाँ पे रुक जाएगा। The roots of trees bind the soil and most of the rain water seeps into the ground. ट्रीज़ होंगी तो पेड़ क्या करेंगी, पेड़ की जो जड़ें होंगी, रूट्स, वो सॉइल को क्या करेंगी, पकड़ कर रखेंगी, बांध कर रखेंगी, और ज़्यादातर जो बारिश का पानी है वो ग्राउंड के अंदर जाएगा, बह जाएगा। नेक्स्ट है चेकिंग वेस्टेज। वेस्टेज को रोक कर हम लोग पानी को बचा सकते हैं। वी शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ यूजिंग द वाटर जुडिशियसली इन आवर डे टू डे लाइफ। हमें अपने डेली के ज़िंदगी में पानी को बहुत ही समझदारी से यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन डोमेस्टिक यूज़ वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी चेक्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ओवर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक पेटी एंड शुगर केन मस्ट बी अवॉइडेड एंड क्रॉप पैटर्न में ऑल्सो बी चेंज टू रिड्यूस द डिमांड फॉर वाटर एटसेट्रा। ओवर इरीगेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉजिंग, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल एंड सैलिनेशन ऑफ सॉइल। जैसे देखो यहाँ पे जो घर से जो वेस्ट वाटर निकल रहे हैं उसको आप रोक कर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं
जैसे खासकर पेडी एंड शुगर केन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी इरिगेशन में यूज़ करते हैं, तो उसे हमें रोकना है। वहाँ पे क्रॉप पैटर्न को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्रॉप पैटर्न हम चेंज करें ताकि वाटर का जो डिमांड है वो कम हो। तो क्योंकि जो ओवर इरिगेशन है ना, सिंचाई में ज़रूरत से ज़्यादा पानी को यूज़ करना, ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वाटर लॉजिंग के लिए। पानी वहाँ पे भर जाता है, जम जाता है, वाटर टेबल भी क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, एंड जो सॉइल है वो भी खरापन आ रहा है, उसमें सैलिनेशन आ रहा है। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को स्टोर करके बचा कर भी हम लोग कर सकते हैं। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन स्टोरेज टैंक्स एंड बी यूज्ड लेटर टू फिल वेल्स एंड ट्यूबवेल्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। जो बारिश का पानी है उसको हम लोग टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेल्स या ट्यूबवेल्स को फिल करने के लिए। इस तरीके से हम लोग अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है इफ़िशिएंट इरिगेशन। ये भी एक तरीका है। हम लोग इरिगेशन करें, जब सिंचाई करें तो पानी का उतना ही यूज़ करें जितना हमें ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी को हम लोग वेस्ट ना करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर इज़ इरिगेशन। देखो फ्रेश वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ एक सिंचाई में भी होता है। इफ़िशिएंट इरिगेशन मेथड्स should be used to reduce wastage of water. Sprinklers is an effective method of irrigation. They are used in many parts of USA. तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रेश वाटर का यूज़ हम लोग इरिगेशन में करते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स का यूज़ करें ताकि पानी के वेस्टेज को हम लोग कम कर सकें। जैसे स्प्रिंकलर्स का यूज़ कर सकते हैं, ये यूएसए के बहुत सारे पार्ट्स में किया भी जाता है, जहाँ पे स्प्रिंकलर का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे ड्रॉप वाइज पानी को गिराया जाता है क्रॉप्स के रूट्स के पास। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे हम लोग जितनी ज़रूरत है हमें प्लांट्स को या क्रॉप्स को वाटर देने की उतने ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को वापस से सुटेबल बनाकर वापस से इसको दोबारा यूज़ करना। वेस्ट वाटर फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी सुटेबली ट्रीटेड टू एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंसेज। हमें क्या करना चाहिए, जो गंदा पानी है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या फैक्ट्री से जो वेस्ट वाटर आ रहे हैं, उसको हम लोग सुटेबल तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए। उसमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसे हटाकर उसे दोबारा यूज़ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल द ट्रीटेड वाटर कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। जब वाटर को ट्रीटमेंट कर ले तो जो ट्रीटेड वाटर हमें मिलेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज वाटर आफ्टर रिसाइकलिंग कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग। घर से जो गंदे पानी निकल रहे हैं उसको वापस से दोबारा रिसाइकिल करके हम लोग गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विज टाइम है जहाँ पे आपको 5 स्टेप्स लिखने हैं वाटर को कैसे आप सेव कर सकते हो घर पे, तो इसे आपको करना है। यहाँ पे गेट द वर्ड है, इसे आप लोग नोटबुक में लिख लेना एंड लर्न भी कर लेना इसे आप लोग। दैट्स ऑल, थैंक यू।